नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा कथाकार आशा पांडे जी की कहानी विरासत। तो आइए सुनते हैं कहानी। सुगन एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है, खुद को खींच रहा है। बस से उतरा तो उत्साह से भरा था, पर 500-600 कदम आगे बढ़ते ही पैर जमने लगे। इतना वीरान रास्ता, कहीं गलत तो नहीं उतर गया। ये नाला, ये चक्रोट, ये खेत वही तो हैं। नाले पर का पुल भी पार कर लिया। इसी पुल के दोनों ओर तो गुलाबी कनेर लगे थे। कहाँ गए अब? होश संभाला तब से देखा था, और पुल के उस पार आम का घना बाग, जिसमें एक पेड़ की डालें इतनी नीची थीं कि बच्चे उचक कर उन्हें पकड़ लेते थे और झूलते रहते थे। कहाँ गया वो बाग? यहाँ तो सपाट मैदान पसरा पड़ा है, और इधर दाहिनी तरफ जो गांव है, इसके शुरुआत में ही तो था वह कुआं। हाँ, यही तो है कुआं, पर इससे लगी वो घनी बसवारी, एक भी बांस नहीं बचा। इतना सपाट मैदान जैसा रास्ता उसके गांव की ओर ही जा रहा है ना। रुक रुक कर टोहते हुए आगे बढ़ रहा है सुगन। कितने दिन बीत गए जब इस रास्ते से चोर की तरह भागा था। गिनता है सुगन, 10 बरिस नहीं, 10 बरिस 2 महीना। माघ का महीना था, कड़कड़ाती ठंड के दिन। उस कड़कड़ाती ठंड में सुगन के लिए वो जलती हुई रात थी, जब अंधेरे और कोहरे से लिपटे गांव को पीछे छोड़ता वह भागा जा रहा था। क्या समाचार लाए नाऊ ठाकुर? भावनपुर वालों ने सुदिन मान लिया? मुखिया की आवाज में कुछ संशय है। सुगन की अम्मा जो रोटी बनाने के लिए पिसान सानने बैठी थी, नाऊ ठाकुर सुनते ही उत्साहित हो गईं। जल्दी से आटे की थरिया एक ओर खिसकाकर हाथ धोकर आंचल से पोंछते हुए बाहर आ गईं। अब तक रामसुख मचिया खींचकर बैठ गया था। मुखिया को अपनी ओर प्रश्न भरी नजरों से ताकता देख बोला, मानेंगे काहे नहीं? कौन आजकल अपनी लड़की को घर बैठाना चाहता है? देखते नहीं, बियाहे में ही विदा होने लगी हैं बेटियां। वो तो तुम ही जिद पर अड़े थे कि गौना लाओगे। अगहन के उजियारे पाक की एकादशी वाली साइत माने हैं वे लोग। सुगन की अम्मा का चेहरा खुशी से दिपदिपा गया। बोली, इस खुशखबरी के बदले पूरी झबिया भर मिठाई दूंगी रामसुख, धोती कपड़ा अलग से। पत्नी की चहक देखकर मुखिया मुस्कुरा दिए। सुगन जो गाय को भूसा डाल रहा था, एगहन सुनते ही खिल उठा। मन की खुशी कहीं चेहरे पर भी ना उतर जाए और अम्मा बाबू को दिखाई ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपना चेहरा पीछे की ओर फेर लिया, पर कान इधर ही लगे रहे उसके। मिठाई और धोती कपड़े से ही काम नहीं चलेगा काकी, घड़ी पहनूंगा सुगन के गौने में। रामसुख मौका नहीं छोड़ना चाहता। हाँ हाँ, घड़ी भी पहना दूंगी। कौन 2-4 बच्चे हैं हमारे कि इसमें नहीं तो दूसरे में साथ पूरी कर लूंगी। यही सुगन ही तो। बस राम वो दिन जल्दी ला दें। अब दिन आने में कहाँ देर है, 2 महीने ही तो बचे हैं। ये तो गौने की तैयारी में ही बीत जाएंगे। घड़ी मिलने की बात से रामसुख की खुशी दुगनी हो गई और उसकी आवाज में उतर आई। गांव भर के लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि सुगन का गौना पड़ गया है। अगहन के अंजोरे पाक की एकादशी को दुल्हन इस गांव में प्रवेश करेगी। लड़कों में बारात जाने की खुशी थी, तो औरतों में नई नवेली दुल्हन को देखने की। बाजा गाजा, नाच गाना और पूरी पकवान खाने का ये अवसर पूरे गांव में उत्साह भर रहा था। हम उम्र लड़के तथा रिश्ते की भौजाइयां सुगन को छेड़ती। का हो सुगन, मेहरारू आ रही है, कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हो कि नहीं? सुगन लजाकर रह जाता, पर मन पत्नी की कल्पना में डूब जाता। जेठ में 21 पूरा करके 22वें में घुसा था वह। माँ बाप की इकलौती संतान, घर का अकेला दीपक। जब भी जिस चीज को भी खाने की इच्छा हो जाती, माँ झट चूल्हा जलाकर बना देती। न पढ़ने का दबाव रहा कभी, न काम का। हर इच्छा पूरी करने के लिए माँ बाप तैयार। ऐसे में बिगड़ जाना चाहिए था सुगन को, पर नहीं बिगड़ा।
पढ़ाई में कुछ कम मन लगा तो 12वीं के बाद छोड़ दिया, पर गांव के दूसरे लड़कों की तरह ना उसने आवारागर्दी की राह पकड़ी, ना ही कामचोरी की। बाप के साथ खेती किसानी में लग गया। दिन भर मटर गश्ती करते हुए घूमते लड़कों की माएं सुग्गन को देखकर आहें भरती। भगवान ऐसा ही लायक पूत सबको दें। माओ की इन आहों से निर्लिप्त लड़कों की टोली उसकी हंसी उड़ाती। सुगनवा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। गांव भर की लड़कियां इसे बहन दिखती हैं। अरे क्या बहन दिखती हैं, बड़ा घाघ है। मुंडी नीचे झुकाए तिरछी नजर से तौलता रहता है। मुंह से दीदी बहनी और भीतर भीतर रस। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ा सीधा है। उसके बारे में गलत बात ना करो, पाप लगेगा। सीधा नहीं, बकझकी है, पागल है। इस उम्र में ऐसी सिधाई। अरे जवान हो तो जवानों की तरह रहो। 20 बरिस की उम्र में 70 बरिस का बुढ़वा बना घूमता है, और इस तरह लड़कों के बीच वह बुढ़ऊ नाम से जाना जाने लगा था। लड़कों की इस सोच की भनक सुग्गन तक भी आती थी, पर सुग्गन ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। माँ बाप के बाद गाय गोरू, पेड़ पालो, कुआं इनारा, गड़ही तालाब उसकी सोच में शामिल रहते। बरसात के बाद जब गड़ही सूखती तो उसकी गाद अकेले ही निकाल डालता। जेठ के महीनों में जब सूरज आग उगलता तब आम, नीम, महुआ के पेड़ों में थाला बनाकर पानी से भर देता। ये सब करते हुए वह लड़कों की बातों से दूर निकल जाता। सुग्गन की अम्मा तुलसी की क्यारी लीप रही थी। वह कार्तिक महीने का पहला दिन था। महीने भर तुलसी को घी का दिया जलाने का दिन। क्यारी लीपते हुए वो मैया से अरज करने लगी, मैया कृपा करें, घर बने, घर अंजोर करें। जैसे हमारा सुग्गन सीधा साधा कर्तव्य है, हम सबको आदर मान देता है, वैसी ही बहुरिया भी आए। दोनों में प्रेम रहे, प्रेम बढ़े मैया। ओ हे मैया, इतनी कृपा और करना कि अंगना में 2-4 बच्चे खेलें। 2 पीढ़ी से अकेली औलाद ही हो रही है इस घर में। सुग्गन अकेला है। गांव भर के लोग उसे बाणा पूछा कहते हैं। सुनकर दिल भर आता है मैया। सुग्गन की औलाद को ये सब न सुनना पड़े। इस डेहरी की बेल बाढ़े, बहू की कोख फलती फूलती रहे। मेरे जैसे नहीं कि एक हुआ फिर ऊसर हो गई। आंखें डबडबा आई उनकी। क्यारी लीप कर हाथ धो रही थी कि विशेषर बहू आ गई। उन्होंने चहक कर पूछा, काहो सुग्गन की अम्मा, गौने की तैयारी शुरू हो गई? अब तैयारी का क्या है बहन, थोड़ा बहुत चालू है। नाते रिश्तेदार में चिट्ठी पत्री भेज दिए हैं। बहन बिटिया तो कोई है नहीं कि आएंगी तो घर भर जाएगा और काम हाथों हाथ निपटा लिया जाएगा। सब अकेले ही तो करना है, धीरे धीरे कर रहे हैं। कुछ देर पहले गहराया दर्द उनकी जुबान पर आ गया। ये कैसे बोल रही हो? हम लोग नहीं है क्या सुग्गन की अम्मा? अकेले की बात मत किया करो। गांव भर के रहते तुम अपने आप को अकेली समझती हो। सुग्गन के ब्याह में पूरा गांव कैसे सब काम हाथों हाथ ले लिया था। कोई काम रुका था क्या? भूल गई सब? विशेषर बहू तनिक गुस्साते हुए उलाहना के सुर में बोली। सुग्गन की अम्मा संभली। अरे नहीं बहन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा तो सारा काम आप लोगों के भरोसे ही पूरा हुआ है। कभी कभी मन दुखी हो जाता है बहन। सुग्गन की अम्मा का गला भर्रा आया। विशेषर बहू कुछ देर बोल बतियाकर उनके साथ होने का हौसला देकर चली गईं। हौसला अकारण नहीं था। सुग्गन के गौने की तैयारी में पूरा गांव जुट गया। ब्याह में जो नहीं आए थे वो भी आए। लकड़ी चीरने से लेकर गेहूं बीनने पिसाने तक में सब साथ थे। घर घर से बिस्तर आया, खटिया आई। कोई हलवाई बुलाने दौड़ा तो कोई पंडित। गौने वाले दिन सुबह भट्ठा खोदा गया। बारात जाने के पहले पूरे गांव का न्योता था। नाउन काकी आटा सान रही थी। 4-5 लड़के सने हुए आटे को मरद रहे थे। गांव की औरतें, बहू बेटियां पूड़ी बेल रही थी। रामदीन, सुमेर और घनश्याम भट्ठे पर तैनात थे। पूड़ी कचौड़ी छानने का जिम्मा इन्हीं लोगों का रहता था। कुछ दूर पर दूसरे भट्ठे पर आलू कोहड़ा उबल रहा था।
मुखिया और सुग्गन की अम्मा इंतजाम में लगे थे। लेने जाएंगे गवनवा दोनों बालक, पूरी बेलती महिलाओं ने सुर में सुर मिलाया। रामदीन ने हड़काया, अरे गौनई में ही मगन हो सब लोग, इधर कड़ाह जला जा रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। महिलाओं का सुर और हाथ दोनों तेज हो गए। थोड़ी ही देर में पूड़ियों का ढेर लग गया। रामदीन फिर गरजे, धीरे धीरे, देख नहीं रहे हो तुम लोग, एक में एक चिपकी जा रही हैं पूड़ियां, थोड़ा रुक कर बेलो। छानने का सहूर नहीं है, बस चिल्लाए पड़े हैं। मेहरारू को हड़काना बहुत आसान है, आकर यहां बैठो तब पता चले। रजेन की अम्मा ने नहले पर दहला मारा। सुमेर, घनश्याम और मुखिया सब ठठाकर हंस पड़े। अरे पप्पू, लारे आटे की लोई खत्म हो गई है यहाँ, अभी भट्ठे पर बैठे लोग चिल्लाने लगेंगे कि कड़ाह जल रहा है। ला जल्दी 2-4 लोई दे दे इधर। रजेन की अम्मा भट्ठे पर बैठे लोगों को सुना रही थी। रामदीन काका जोश में आ गए। लगाओ भट्ठा में लकड़ी यारों, आंच और बढ़ाओ, नहीं तो फिर फटकार लगाएंगी भौजी। अरे खा लेना फटकार, भौजाई की फटकार भी मीठी लगती है। कड़ाहे से पूड़ी निकालकर खांची में रखते हुए घनश्याम ने चुटकी ली तो सब फिर से ठठाकर हंस पड़े। लड़कियों का झुंड गीत गाने में मगन था। सुग्गन के कानों में गीत के बोल मधुर रस घोल रहे थे। बस आज का दिन, कल तो अब तक बारात लौट ही आएगी, पर जब यहां से जल्दी जाएगी तब ना। कितनी देर कर रहे हैं लोग। सुग्गन अधीर हो रहा था। इतने शोर के बीच भी चूड़ियों की खनखन और पायल की छमछम की आवाज उसके दिल में उतर रही थी, और उस आवाज का पीछा करता हुआ उसका मन हर थोड़ी देर में अपनी ज्योति के पास पहुंच जा रहा था। ब्याह में देखा था, पीली साड़ी में कितना चमकता हुआ चेहरा था, ज्योति जैसा ही एकदम दिप दिप करता हुआ। माँ बाप ने नाम एकदम सोच समझ कर रखा है, ज्योति। सुग्गन अकेले में ही मुस्कुरा उठा। क्या बात है सुग्गन, अकेले ही मुस्की मार रहे हो? लगता है दिन में ही सपना देख रहे हो। रजेन ने सुग्गन की खुशी पकड़ ली। मोहन भी रजेन के पास खिसक आया। बस आज ही का दिन, देख लें सपना, कल से तो आमने सामने बैठ के देखेंगे। रजेन और मोहन एक दूसरे की हथेली पर हाथ मारते हुए हंस पड़े। मुस्कुरा सुग्गन भी दिया, पर भीतर ही भीतर झेंप गया। दूसरे दिन का दोपहर सचमुच दिपदिपा गया दुआर। सुग्गन की अम्मा और मुखिया की खुशी उबलकर फैल रही थी। कैसे ना दिपदिपाता दुआर। महावर लगे पांव धीरे धीरे उठ रहे थे और छम छम करते हुए घर के भीतर समा गए। लक्ष्मी का आगमन हुआ था। सुग्गन की अम्मा आंचल पसार कर सूरज देवता की ओर देखी, फिर माथे से छुआ ली। गांव भर की औरतों से घर भरा था। परछन के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। जो देख रहा था वही बखान कर रहा था। सुग्गन की अम्मा सोने की गौरी पूजी हैं, तभी इतनी सुंदर बहू मिली। नाक, नक्श, लंबाई, गोराई किसी चीज में कम नहीं। ऊपर से पढ़ी लिखी भी, बीए पास है। सुग्गन से 2 दर्जा आगे तक पढ़ी है, और देखो तो साथ में सामान कितना लाई है। घर भर गया, डेहरी जगमगा गई। पर जब डेहरी के भाग्य में अंधियारा ही बदा हो तो कोई क्या करे। पहली ही रात अमावस की हो गई। सुग्गन और बहू में अनबन हो गई। दूसरी रात से सुग्गन बहू के कमरे में गया ही नहीं। कारण क्या था किसी को पता न चला। न सुग्गन ने मुंह खोला, न बहू ने। सुग्गन तो वैसे भी धीर गंभीर, पर बहू भी चुप रही। कमी किसकी थी कभी कोई न जान पाया। रिश्ते की भाभियां और बहनों ने दोनों के मेल मिलाप की बहुत कोशिश की, पर बात न बनी। घर आए मेहमानों की सुख बुगाहट अड़ोस पड़ोस से होते हुए गांव भर में फैल गई। मुखिया की हंसी गायब हो गई। सुग्गन की अम्मा का चेहरा उतर गया, और उस दिन तो बची खुची आस भी मिट गई जब चौथी लेकर आए भाई के साथ बहू वापस मायके चली गई। कहते हैं भाई ने भी बहुत समझाया था, डांटा भी था, पर उसने एक न सुनी। धीरे धीरे सभी मेहमान भी चले गए। अब उदास घर में 3 सांसें बुझे मन से अपने अपने कामों में लगी रहती। आपस में भी एक दूसरे से नजरें चुराती
और चोरी छुपे रो लेती। एक एक करके दिन आगे बढ़ रहे थे, पर गांव भर के लोगों की बातों ने इन बढ़ते दिनों को पकड़कर खींच लिया। जितने लोग उतनी बातें। कोई कहता सुगन्वा में ही कोई कमी है, तभी तो पहली रात से ही सब गड़बड़ा गया। लड़की का कहीं चक्कर था। कमरे में घुसते ही उसने सुगन्वा को चाकू दिखाया। डरकर बाहर भाग आया सुगन्वा। अगला अपनी बात को ऐसे जोड़ता जैसे सुगन के साथ वह भी कमरे में गया रहा होगा। अरे पढ़ी लिखी लड़की थी, इससे 2 दर्जा आगे ही थी, वो टिकती इसके साथ। ससुर खुद तो न पढ़ सके, मेहरारू बीए पास चाहिए थी, अब भुगतो। अरे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, ये सुगन्वा ही ससुर हिजड़ा है। नहीं, मुख्य बात कुछ और है। ये जो मुखिया है ना, पैसे की लालच में आ गए। दान दहेज लेने के चक्कर में कुल खानदान कुछ देखे ही नहीं। हमें देखो 3 बेटे हैं, ऐसा ठोंक बजाकर शादी किया कि आज तक भाइयों में भी अलगौजी न हुई। पति पत्नी के बीच दूरी तो दूर की बात है, औरतों की बैठकी में भी चर्चा का यही विषय रहता। सुगन की अम्मा अब इन औरतों से कट कट कर रहने लगी हैं, पर सुगन कितना कटे। जिन लड़कों को वह अपना मित्र समझता था, वो भी कुछ न कुछ बोल देते थे, और उस दिन तो सारी सीमाएं ही लांघ गए ये लड़के। सुगन खेत की ओर जा रहा था। उमेश, मोहन, बंटू, बीरू, रजेन खलिहान में खड़े बतकही कर रहे थे। सुगन को आता देख बंटू ने अपनी उंगलियों को फैलाकर एक विशेष अंदाज में हथेलियों से ताली बजाई। बाकी सब जोर से हंस पड़े। सुगन के कलेजे में ये हंसी और ताली तीर की तरह चुभी। खून उबल पड़ा। फिर भी खुद को उन लोगों से बचाते हुए वह वहां से निकल जाना चाहता था, किंतु बंटू दांत दिखाता हुआ पूछ बैठा, हमारी भौजाई कब आ रही है सुगन? तुम न ला सको तो हम लेने जाएं। और सबकी एक जोरदार हंसी खलिहान में गूंजी। सुगन फिर भी आगे बढ़ गया। तुमसे न हो सके तो मैं ही अपने घर रख लूं। बंटू की बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बीरू पूरी निर्लज्जता पर उतर आया और सब फिर से खिलखिला पड़े और मिलकर ताली बजा दिए। सुगन के पैर आगे बढ़ रहे थे, पर वह एक बार की पलटा और बीरू की गर्दन दबोच लिया। बीरू छटपटाने लगा। सुगन ने इतना कसकर बीरू की गर्दन को दबाया था कि अगर मोहन और उमेश उसके हाथों को खींचकर हटाए न होते तो बीरू का राम नाम सत्य हो जाता। क्रोध में सुगन के शरीर में हाथियों सा बल आ गया था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। लड़के डर गए और वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। सुगन अब खेत पर न जा सका, घर लौट आया और चुपचाप बिस्तर पर पड़ गया। उसकी अम्मा समझ गई कि फिर किसी ने कलेजे में तीर मारा है, पर तीर निकालने का साहस वो भी नहीं कर पाई। जब रात के भोजन के समय भी सुगन बिस्तर से न उठा तो मुखिया बोले, सुगन की अम्मा, राम करे सो होए, भगवान को यही मंजूर है तो यही सही। पूछो सुगन से, खाना पीना छोड़कर क्या इस विपत्ति से छुटकारा मिल जाएगा? अगर मिल जाता है तो मैं भी आज से खाना छोड़ देता हूं। और थाली सरकाकर उठ गए। सुगन की अम्मा का गला भराया, आंखें डबडबा आईं। कुछ बोलते न बना उनसे। न दोनों को मनाकर भोजन करा सकी, न खुद खा सकी। चुपचाप थाली उठाई और रसोई में रखकर वो भी जाकर बिस्तर पर लेट गईं। घर में 3 सदस्य, तीनों अपने अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। रात जैसे जैसे गहरा रही थी, ठंड और तेज होती जा रही थी, पर सुगन के भीतर जो आग लगी थी वो इस ठंड में भी मंद नहीं पड़ रही थी। रह रहकर दोस्तों की हंसी और ताली की आवाज उसके कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थी। छटपटा मुखिया भी रहे थे और सुगन की अम्मा भी, पर नींद उन दोनों की आंखों में उतर ही आई। सुबह जगे तो सुगन का कमरा खाली मिला। सोचा खेत खलियान गया होगा, पर जब समय बीतने लगा और सुगन की कहीं कोई खबर नहीं लगी तो डर गए। तालाब, कुआं, बाग बगीचा सब जगह छान मारे। नाते रिश्तेदारी में भी खोज खबर कर लिए, पर सुगन का कहीं पता न चला।
पहाड़ से दिन पहले ही नहीं कट रहे थे, अब तो वज्रपात हो गया। एक एक सांस भारी हो रही थी। किसी तरह घिसट घिसट कर दिन बीत रहे थे। 20वें दिन चिट्ठी आई, सुगन की चिट्ठी। लिखा था वह मुंबई चला आया है, पड़ोस के गांव के मनोहर के साथ रहता है, काम की तलाश में है, नौकरी मिलते ही खबर भेजेगा। चिट्ठी को कई कई बार पढ़ा मुखिया ने। पढ़कर सुगन की अम्मा को सुनाया। गमछे से आंसू पोंछे, मुस्कुराए और रोती हुई सुगन की अम्मा को प्यार भरी झिड़की देकर चिट्ठी जेब में डालकर गांव घूमने चले गए। सुगन की अम्मा कई दिनों बाद हनुमान जी की फोटो के सामने दिया जलाईं, प्रसाद रखी और रसोई में जाकर दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाई। कई दिनों बाद दोनों भरपेट खाना खाए। समय बीतता रहा, दुख मुरझाता रहा, पर सुगन गांव लौटकर न आया। अलबत्ता माँ बाप कई बार मुंबई जाकर रह आए। अब 10 वर्ष 2 महीने बाद लौटा है सुगन, तो रास्ते भी अनजाने लग रहे हैं। बाग बगीचों से घिरा था उसका गांव, बस 10 वर्ष में इतना वीरान, इतना उचाट। मुखिया कहते हैं जब से नहर आई इस गांव में तब से हुआ है ये हाल। लोना लेकर आई है नहर, पेड़ों की जड़ों तक में लोना समा गया और एक एक कर सब सूख गए। सुगन के आ जाने से उसके घर में उत्सव छाया है। गांव के लोग, वो मित्र जिनके कारण सुगन गांव से भागा था, सब आए हैं। कुछ झिझक, कुछ ग्लानि है उनके चेहरे पर सुगन आगे बढ़कर सबको गले लगा रहा है, जैसे सब भूल बिसर गया हो। वह भूलना ही पड़ता है, तभी तो जीवन आगे बढ़ता है। पर गांव आते ही एक फांस फिर अटक गई उसके गले में। पेड़ों का तो मान लें कि नहर के पानी से सूखे, पर ये तालाब, इसकी ऐसी दुर्दशा। बेहया और जलकुंभी ने पाट दिया पानी को। 10 साल पहले तो कितना साफ था ये तालाब। बन मुर्गियां तैरती रहती थी दिन भर, हर कुएं में मीठा पानी था। अब तो बस माता दीन के हैंडपंप में आता है मीठा पानी। आधे से ज्यादा गांव उसी हैंडपंप के सहारे बुझाता है अपनी प्यास। तालाब के किनारों के कुओं का पानी तो जलकुंभी और बेहया से ही खराब हुआ होगा। सुगन के मन में पक्की तरह से बैठ गई है ये बात। गांव आए 15 दिन हो गए सुगन को। आज सुबह उठकर वह तालाब की ओर निकल गया और घुटने भर पानी में उतरकर जलकुंभी उखाड़ने लगा। किसी ने उसके घर जाकर बता दिया। मुखिया तथा उसकी अम्मा दौड़े आए। क्या कर रहा है सुगन? निकल बाहर पानी से। जलकुंभी की जड़ें पानी में जाले की तरह उलझी रहती हैं। एक बार फंसा तो निकल पाना मुश्किल होगा। सुमेर की भैंस और रजेन की पड़िया इसी जलकुंभी में उलझ गई थी, नहीं निकाल पाया कोई, अंत में मर ही गई थी। मुखिया की आवाज में झुंझलाहट और बेबसी दोनों एक साथ उतरी। इसीलिए तो उखाड़ना जरूरी है बाबू। किनारे से शुरू किया हूं उखाड़ना, एक तरफ से उखाड़ता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। जलकुंभी में उलझने का सवाल ही नहीं उठता। बड़ी शांति से जवाब दिया सुगन ने। लेकिन तुझे क्या पड़ी है, निकल पानी से बाहर। सुगन की अम्मा लगभग चीख पड़ी। पड़ी है अम्मा, ये देखने में अच्छा लगता है क्या? तालाब है तो पानी दिखना चाहिए, जलकुंभी और बेहया नहीं। पानी में झुका सुगन जलकुंभी उखाड़ते हुए बोला। जलकुंभी से तेरा क्या नुकसान हो रहा है? हो रहा है अम्मा, जब ये साफ हो जाएगा तब सबको इसका नुकसान समझेगा। अभी आदत पड़ गई है इस नुकसान के साथ जीने की। सुगन की अम्मा का चेहरा लटक गया। मानेगा नहीं ये सुगन के बाबू। भगवान का नाम लो और चलो यहां से। इसके जी में जो आए वो करे। ये पैदा ही हुआ है हम लोगों को परेशान करने के लिए। तमक कर वहां से चली गई सुगन की अम्मा। पीछे पीछे मुखिया भी चले गए। रामनाथ, नंदू, सुमेर और गोविंद का घर तालाब के किनारे है और दरवाजा तालाब की ओर ही खुलता है। अगर ये तालाब भट जाए तो उनका द्वार बड़ा हो जाएगा। बेहया और जलकुंभी ने धीरे धीरे ये काम करना शुरू कर दिया है। बची खुची कसर पुराने कच्चे घर की मिट्टी फेंककर पूरा किया जा रहा था। अब सुगन का तालाब को साफ करने का ऐलान इन लोगों को गहरे दबाव में डाले हुए है। ये लोग चिढ़ रहे हैं
और इनकी चिढ़ गांव भर में फैल रही है। मुखिया तक भी पहुंचती है ये बात। मुखिया सुग्गन को समझाने का एक और प्रयास करते हैं। तुझे क्या लगता है सुग्गन, ये बेहया और जलकुंभी अपने आप उगाए तालाब में? इसे लगाया है लोगों ने। लगाया है? किसने लगाया है बाबू? जिसके घर के सामने तालाब है वही लगाएगा ना, और कौन लगाएगा? लेकिन क्यों? सुग्गन को जैसे करंट लगा। एकदम बकलेल हो। अरे तालाब को भांटेंगे तो उनका द्वार बड़ा होगा, उनकी जगह बढ़ेगी। मुखिया ने जैसे रहस्य खोला हो। सुग्गन भकुआया हुआ मुखिया को देखने लगा। कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं दूसरे किनारे से जलकुंभी निकाल रहा हूं। जब कोई मुझे रोकेगा तब देखूंगा। अब तक उसकी अम्मा भी वहां आ गईं और चिढ़ते हुए बोली, मतलब तू मानेगा नहीं, सबसे दुश्मनी लेगा, और फिर कोई कुछ बोलेगा तो तू गांव छोड़कर भाग जाएगा। कहीं नहीं भागूंगा, यहीं रहूंगा। तू चिंता मत कर अम्मा, और तुम भी कुछ मत सोचो बाबू, मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा। कहकर वह वहां से उठा और गांव में निकल गया। माँ बाप की बातों से वह कुछ चौंका जरूर था, लेकिन हताश नहीं हुआ था। हताशा तो मुखिया और सुग्गन के अम्मा के चेहरे पर झलक रही थी। सुग्गन समझ गया कि इस काम को करना है तो गांव के संपन्न और बड़े बुजुर्गों को अपनी ओर मिलाना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि तालाब साफ होने पर क्या क्या अच्छा हो सकता है। रामदीन के दुआरे बैठकी जमी है। माता दीन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्होंने बात का पहला सिरा पकड़ा। सुगन्मा कह रहा था कि तालाब साफ हो जाएगा तो किनारे के कुओं का पानी भी साफ हो जाएगा। अभी देखो कितनी सड़ी बदबू आती है उस पानी से। यही 4-5 साल से। पहले तो कितना साफ और मीठा पानी था। हमारे बब्बा का खुदवाया कुआं था। मोहन की आंखें गर्व से चमक गईं। कुआं खुदवा कर क्या उखाड़ लिया था तुम्हारे बब्बा ने? यही सड़ियल पानी। उस जमीन पर अपना हक जमाने के लिए खुदवाया था कुआं। चिढ़ गए थे भुल्लन। हक तो हमारा ही था उस जमीन पर। मोहन ने तैश में आकर गमछा झटका और फिर से कंधे पर डाल लिया। ये तुम लोग कौन सी बात लेकर उलझ गए? माता दीन ने दोनों को डपटा। मैं कह रहा हूं कि ये जो रामनाथ, नंदू, सुमेर और गोविंद सुगन्वा से चिढ़े हैं वो ठीक नहीं है। साफ सफाई ही तो कर रहा है उस तालाब की जमीन पर। सुगन्वा का भी तो हिस्सा है। अब देखो आधे से ज्यादा गांव हमारे ही हैंडपंप से पानी भरता है। भरे, कोई बात नहीं, पर जरा सोचो, अगर सुगन की बात सही हो गई तो तालाब के किनारे का दोनों इनारा साफ पानी से भर जाएगा। कितनी राहत मिलेगी सबको। और ये जो रामनाथ, सुमेर तालाब भांटकर अपना द्वार बड़ा करते जा रहे हैं, इन पर लगाम लगाना भी तो जरूरी है। आखिरी वाक्य को वो कुछ धीरे से रहस्य की तरह खोले। वहां बैठे लोगों के चेहरे चमक गए। मोहन फिर उचका। वही तो, परिवार के बंटवारे में हमारे बब्बा को मिली थी वो जमीन, पर छोटके बब्बा ने बेईमानी कर ली और उस जमीन पर घर बनवा लिया। नहीं तो हमारा घर होता वहां। तुम्हारा घर होता तो तुम द्वार बढ़ाते, तुम तालाब पर कब्जा करते। नहीं कर पाए तो छौंछिया रहे हो। अब तक चुप बैठे विशेषर से न रहा गया। विशेषर की बातों से मोहन का चेहरा तमतमा आया, लेकिन कुछ सोचकर वह चुप रह गया। तुम लोग यार बेकार की बदकही में ही लग जाते हो, मुद्दे की बात पर आते ही नहीं हो। माता दीन ने एक बार फिर सबको फटकारा और कुर्ते की जेब से चुनौती निकालकर रामदीन को देते हुए बोले, तनिक सुर्ती बनाओ रामदीन, बहुत देर से तलब लगी है। आगे बढ़कर रामदीन ने चुनौती लिया और सुरती चून निकालकर हथेली पर रगड़ते हुए बोले, वो तो ठीक है, लेकिन इनारा साफ भी हो जाएगा तो क्या फायदा? रस्सी से पानी खींचने की आदत तो रही नहीं अब किसी की। हैंड पंप और समरसेबुल ने सब छुड़वा जो दिया। मीठे पानी के लिए दर दर भटकने से तो अच्छा है कुएं से पानी खींचना। फिर से आदत पड़ जाएगी। नहीं तो सुगन कह रहा था मिलकर टुल्लू पंप लगा लिया जाएगा। अब तक सुरती बन चुकी थी। रामदीन की हथेली से चुटकी भर सुरती लेकर माता दीन ने अपने होठों के नीचे दबाया और पैर उठाकर खटिया पर सदकर बैठ गए। विशेषर बोले, कुछ भी कहो,
सुगनवा धुन का पक्का है। मुखिया ने लाख समझाया पर उसने बात न सुनी। अकेले ही आधे तालाब की जलकुंभी उखाड़ डाला। सुन रहे हैं सावन भादों में पेड़ भी लगवाएगा गांव में। कहता है हमारे पुरखों ने जैसा गांव हमारे लिए छोड़ा था वैसा ही हमें अपने बच्चों को सौंपना चाहिए। बच्चों की बात पर उमेश ठठाकर हंस पड़ा। ससुर मेहरारू हफ्ते भर भी न टिकी, सपना बच्चों का देख रहा है। क्या गलत कह रहा है? कौन सी उम्र निकल गई उसकी? हमसे साल भर लहुरा ही था। ब्याह कर ले तो बाल बच्चे हो ही जाएंगे। रजेन को उमेश का हंसना नागवार लगा। तुम कब से सुगन का पक्ष लेने लगे? भूल गए? उसके गौने के बाद ताली बजाने में तो तुम ही सबसे आगे थे। उमेश ने तंज कसा। तब बचपना था, तुम सबकी बातों में आ गया था, लेकिन अब नहीं। सुगन के साथ बचपन की दोस्ती रजेन के दिल में फिर से आंखों लगी। माता दिन थोड़ा उचक कर सुरती की पीक थूके और गमछे से ओंठ पोंछते हुए बोले, देख रहे हो रामदीन, आजकल के लौंडे बड़े बुजुर्गों को बोलने ही नहीं देते, अपने ही बर्रे जा रहे हैं। नहीं काका, तुम बोलो, अब कोई बीच में नहीं बोलना। मोहन ने सबको चेतावनी दी। सब संभल कर बैठ गए। माता दिन ने धीमे सुर में अपनी बात शुरू की। मैं कह रहा हूं, सुगन के बहाने हम लोग रामनाथ, नंदू, सुमेर और गोविंद को द्वार बढ़ाने से रोक सकते हैं। देख नहीं रहे हो, 2-3 साल में लाठा भर तो आगे आ ही गए वो लोग। कुछ कहो तो कहते हैं हमारी भी जमीन है यहाँ। माता दिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तालाब की ओर से चीखने चिल्लाने का शोर उठा। वहां बैठे लोग तालाब की ओर दौड़े। बड़े बूढ़े जो नहीं दौड़ पाए वो अपनी ताकत भर तेज चाल चलते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। गोविंद सुगन को पटक कर मार रहा था। मुखिया गोविंद को खींच रहे थे। अब तक मोहन और रजेन पहुंच गए। दोनों ने मिलकर सुगन को गोविंद की पकड़ से छुड़ाया। गोविंद फनफना रहा था। हिजड़ा ससुर जलकुंभी उखाड़ने आया है, महात्मा गांधी बन रहा है। साले इसी तालाब में खन के गाड़ दूंगा। कौन पैदा हुआ है गाड़ने वाला? मैं भी तो देखूं। अब बोले तो जबान खींच लूंगा। मुखिया दहाड़े। जबान खींचने का इतना ही शौक है तो अपने बेटे की जबान खींचो मुखिया। हमारे द्वारे पर जलकुंभी उखाड़ने आया है। सुमेर भी झगड़े में कूद पड़ा। तुम्हारे द्वारे पर नहीं, तालाब से जलकुंभी उखाड़ रहा हूं। कटे होंठ से बहते खून को बाजुओं से पोंछते हुए सुगन फिर आगे बढ़ा तो सुगन की अम्मा दौड़कर उसका हाथ पकड़ ली और उसे घसीटते हुए पीछे जाकर खड़ी हो गई। हमारे मुहारे में जलकुंभी रहे या बेहया, तू कौन होता है उखाड़ने वाला? ए गोविंद, संभल कर बात करो। तालाब की जमीन पर हमारा भी हिस्सा है। सड़कर गंधा रहा था तालाब, वो साफ ही तो कर रहा है। वह भी तुम लोगों से देखा नहीं जाता। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कभी ये मत सोचना कि सुगन अकेला है तो तुम लोग मार लोगे उसे। सुगन को मारने के लिए मेरी लाश पर से जाना होगा, समझे? मुखिया अपनी ताकत भर दहाड़े। उधर गोविंद सुमेर भी पीछे नहीं रहे। अब तक लाठी के सहारे चलते हुए माता दीन भी वहां पहुंच गए और गोविंद को हड़काया। कौनो चोरी डकैती किया है सुगनवा, जो पटक कर मार रहे हो तुम? तालाब ही तो साफ कर रहा है। अब तक 2 भैंस और एक पड़िया इसी जलकुंभी में फंसकर मरी हैं। किसी को आई थी सुध कि इसे उखाड़ दिया जाए। अब जब सुगन उखाड़ रहा है तो तुम सब उसके पीछे पड़े हो। गड़ही तालाब में भैंस को छोड़ने की क्या जरूरत है काका? खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। सुमेर अभी भी तैश में है। कैसी बात करते हो सुमेर? भैंस गड़ही तालाब में नहीं बैठेगी तो कहां बैठेगी? और तालाब तो देखो, जहां से जलकुंभी निकल गई है वहां कितना अच्छा लग रहा है। साफ हो जाएगा तो गांव भर के जानवर यहां पानी पी सकेंगे जैसे पहले पीते थे। गांव भर के जानवरों के प्यास का ठेका क्या हम लोग ही लिए हैं कि यहीं हमारी खोपड़ी पर सब पानी पिएंगे? गोविंद शांत हुआ था पर फिर से उखड़ गया। तुम्हारी खोपड़ी पर क्यों पिएंगे? तालाब में पिएंगे। रामदीन ने माता दिन की बात को आगे बढ़ाया। एक ही बात है, यहीं हमारे घर के सामने कचबच शुरू रहेगा दिन भर। गोविंद का तैश बरकरार है। एक ही बात कैसे है गोविंद?
तालाब के किनारे घर बनवा के पूरे तालाब को अपना समझ बैठे हो। समझने जैसा क्या, हमारा हिस्सा है यहाँ, हम यहाँ आबाद हैं। नंदू और सुमेर दोनों एक साथ बोल पड़े। कितना हिस्सा है तुम्हारा? पुरखों के जमाने से बढ़ते बढ़ते धूर भर जमीन आएगी तुम्हारे हिस्से में। लाठा भर से ज्यादा आगे बढ़ आए हो तुम लोग, कितना कब जियाओगे? और हाँ, यहाँ आबाद कैसे हो? ये आबादी की जगह नहीं है, पहले यहाँ बगिया थी। गांव भर का हिस्सा है इस जमीन पर, और तुम लोगों से ज्यादा हिस्सा यहाँ मुखिया का है। एक बात और ध्यान से सुन लो, शायद भूल गए हो तुम लोग, इस तालाब की जमीन पर आधा हिस्सा हमारे परिवार का है। कचहरी जाकर नकल निकलवा लो, अपना हिस्सा देख लो, तसल्ली हो जाएगी। और मैं और माता दीन इस जमीन के आधे का हिस्सेदार आज पूरे गांव के सामने ललकार कर कहता हूं कि सुगन जलकुंभी साफ करेगा। है कोई माई का लाल तो पहले आकर मुझसे निपटे। शांति से सफाई होने दो तुम लोग, नहीं तो कत्ल हो जाएगा यहीं। माता दीन की कड़कती रौबदार आवाज के आगे पूरा गांव सन्न रह गया। सुमेर, गोविंद, नंदू और उनके बच्चे धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। बाकी गांव के लोग वहीं डटे रहे। सुगन जलकुंभी उखाड़ने उतरा तो माता दीन ने और 2-3 लड़कों को डपट कर जलकुंभी उखाड़ने के लिए तालाब में उतारा। दोपहर तक बची खुची जलकुंभी भी उखड़ गई और तालाब साफ हो गया। सुगन खुश है, तालाब से दूर बने घर खुश हैं। मायूसी केवल तालाब के किनारे पसरी है। अब गांव 2 गुटों में बट गया है। एक गुट माता दीन का है जो सुगन के साथ है, दूसरा गुट गोविंद का है जो सुगन का विरोध करता है। पर माता दीन के गुट का पड़ला भारी है, इसलिए सब चुप रहते हैं। लेकिन शीत युद्ध तो छिड़ ही चुका है। सुगन न गुटबंदी चाहता है न शीत युद्ध, इसलिए अपनी तरफ से वह गोविंद और सुमेर से भी बात कर लेता है और उन लोगों की कटखनी आवाज को हंसकर सह जाता है। जलकुंभी उखड़ने के महीने भर बाद एक अच्छी बात यह हुई कि कुओं के पानी से जो दुर्गंध आती थी वो कम हो गई। तालाब में पहले भी पानी कम ही था, पर चैत वैशाख की तेज धूप जब सीधे पानी पर पड़ी तो धीरे धीरे तालाब पूरा ही सूख गया। अब तालाब से गाद निकालने का काम शुरू करना था। सुगन ने एक दिन शुरुआत कर दी। माता दीन ने 2-3 लड़कों को ललकारा तो वो भी उतर पड़े फावड़ा लेकर और कुओं की तरफ से गाद निकालना शुरू किया। महीना बीत गया पर आधे तालाब की भी गाद न निकल पाई। लड़के थकते तो सुगन हौसला बढ़ाता। हौसला बढ़ा और इसलिए बढ़ा कि मेहनत सफल होती लग रही थी। कुओं के पानी में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहा था। सुगन रोज बाल्टी भर पानी खींचकर देखता और खुशी से गदगद हो जाता। कहता, देखा, एक दिन ये पीने लायक भी हो जाएगा। गांव में जो लोग सुगन से नाराज थे वो भी दबी जुबान उसके काम को उचित ठहराने लगे। मीठे पानी की कल्पना से लोग निहाल हुए जा रहे थे। सुगन जब मुंबई में था तब भी उसकी अम्मा मौका पाकर उससे फिर से शादी कर लेने की बात करती थी। यहाँ आ जाने पर भी किसी न किसी बहाने से वो बात को शादी तक ले जाती हैं। अब जब सुगन इतना खुश रहने लगा है तो वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। उसके अति खुश होने पर वो शादी की बात छेड़ देती हैं। उस दिन भी उन्होंने वही किया। सुगन खुशी में सराबोर कोई गीत गुनगुनाते हुए तालाब पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अम्मा ने पूछा, सुगन, रामपुर वाले हमारे संदेशे का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें क्या कहूं? तू कुछ बोल तो बात आगे बढ़े। ठीक है अम्मा, तू जो चाहे कर, कहकर सुगन मुस्कुराते हुए फावड़ा उठाया और कांधे पर रख तालाब की ओर निकल गया। सुगन की अम्मा और मुखिया खुशी से निहाल हो गए और सुगन की शादी की बात चलाने लगे। उस दिन जब सुगन फावड़ा लेकर तालाब पर पहुंचा तो दंग रह गया। गोविंद, सुमेर और नंदू तालाब से गाद निकाल रहे हैं। कुछ क्षण तो सुगन कुछ समझ ही न पाया, उन लोगों को देखते हुए खड़ा रह गया। फिर धीरे धीरे उनके पास गया और गोविंद के आगे खड़ा हो गया। गोविंद फावड़ा एक ओर रखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। तुम ही तो कहते हो
कि हमें अपने बच्चों को विरासत में वैसा ही गांव सौंपना है जैसे हमारे पुरखों ने हमें सौंपा, और सुगन को गले से लगा लिया। सुगन इस अप्रत्याशित खुशी में डूब रहा है। उसे लग रहा है कि गांव भर के तमाम कुओं से शीतल जल की धाराएं फूट पड़ी हैं, जो उसे भिगोते हुए उसके भीतर उतरती जा रही हैं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।